हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का कॉमर्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं 12 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 13th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 13वां लेक्चर वीडियो है एंड हम लोग इस टाइम पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 2 जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 से आज हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 36 तक हम पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर जनरली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज है उसके मेथड, जो जनरली एक्सेप्टेड मेथड है वो बताने हैं। ठीक है, आपको 5 मेथड्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। आपको बताया गया है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, करंट परचेजिंग पावर मेथड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। तो ये 5 मेथड के नाम आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज, जिसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी कहते हैं, अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज, इसके मेथड कौन कौन से हैं जो जनरली एक्सेप्टेड हैं इन पांचों में से। ठीक है, और फिर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। राइट, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें मेथड तब बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज, या जिसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी कहते हैं, ये क्या होता है और इसके मेथड्स कौन से हैं। ये पता होगा तो ये जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो वही तरीका फॉलो करते हैं जो हम हमेशा करते हैं। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, देखिएगा फिर खुद ही आंसर कर लेंगे। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है या जो कन्वेंशनल अकाउंटिंग है वो क्या एज्यूम करती है। जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है, ठीक है, उसमें क्या माना जाता है, उसमें माना जाता है कि द मनी हैज स्टेबल वैल्यू। जो मनी है उसकी क्या है, स्टेबल वैल्यू, यानी मनी की वैल्यू क्या है, स्थिर है, स्टेबल है। बट रियलिटी में बताइए ऐसा होता क्या होता है। नहीं, रियलिटी में वैल्यू ऑफ मनी वेरीज। रियलिटी में क्या होता है, जो पैसे की वैल्यू है इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जिसकी वजह से क्या आता है, देयर इज अ चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। पैसे की, मनी की वैल्यू चेंज होती है जिसकी वजह से क्या आता है, देयर इज अ चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। चेंज इन जनरल प्राइस लेवल, ये जो प्राइस लेवल है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये चेंज होता रहता है समय समय पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैसे की वैल्यू फिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं है। और यही जो जर्नल टेंडेंसी है प्राइस चेंज होने की, जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस चेंज होती है, इसी को कहा जाता है प्राइस लेवल चेंज। एक बात बताइए, एक साल पहले कोई आइटम अगर 100 रुपए का मिल रहा था तो क्या वो आज इस साल भी क्या वो 100 रुपए का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो क्या हुआ है, देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में क्या आया है, चेंज आया है। तो इसी को कहा जाता है प्राइस लेवल चेंज। एंड इफ देयर इज अ राइज इन प्राइस लेवल, अगर प्राइसें बढ़ी हैं तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए, अगर प्राइस बढ़ी है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसी को तो इन्फ्लेशन कहते हैं। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन में क्या होता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइन। इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है डिक्लाइन होती है। ठीक है, एंड अब सवाल ये आता है कि फिर ये अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज क्या है। तो मैंने आपको इन्फ्लेशन बता दिया, मनी का कॉन्सेप्ट बता दिया, तो ये जो अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज ये क्या है, ये वो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज क्या है, ये वो अकाउंटिंग है विच कंसीडर द प्राइस लेवल चेंज। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज यानी वो अकाउंटिंग जो कंसीडर करता है प्राइस लेवल चेंज। यानी ये जो गुड्स एंड ये जो सर्विसेज है इनकी जो प्राइस में चेंज आ रहा है, इसको कंसीडर करते हुए जो अकाउंटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज, या जिसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज वो सिस्टम है, इट्स इट्स अ सिस्टम, ये वो सिस्टम है ऑफ मेंटेनिंग द बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का वो सिस्टम है जिसमें जितने भी आइटम होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उनको रिकॉर्ड किया जाता है एट करेंट वैल्यू। उनको किस पे रिकॉर्ड किया जाता है, एट करेंट वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग।
ठीक। अब इसके दो मेथड हैं, ये जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग या जिसको कह लीजिए अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज, इसके दो मेथड हैं। कौन कौन से? एक है सीपीपी मेथड और एक है सीसीए मेथड। ठीक, ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के दो मेथड हैं, एक है सीपीपी मेथड और एक है सीसीए मेथड। सीपीपी मेथड क्या है? सीपीपी मेथड है करंट परचेजिंग पावर मेथड। सीपीपी मेथड क्या है? करंट परचेजिंग पावर मेथड। और सीसीए मेथड क्या है? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। ठीक, तो ये दो मेन मेथड हैं, जनरली एक्सेप्टेड मेथड हैं फॉर अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज। अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज या कह लीजिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के ये दो मेथड हैं, एक करंट परचेजिंग पावर मेथड और एक है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। ठीक है, सीपीपी एंड सीसीए मेथड। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए यहाँ पे आंसर कौन सा सही है। आंसर है बी एंड डी, जो है दो मेथड ये है। ठीक है, तो यानी इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बी एंड डी ओनली। ठीक, समझ में आ गया, बी एंड डी ओनली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चंस स्कैन किए हैं, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ब्लर्ड हो गया है, पर मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड फॉर अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम टैक्स प्रोसीजर। यानी अगर किसी को इनकम टैक्स प्रोसीजर की डीप स्टडी करनी है तो क्या रिक्वायर्ड है, किसकी स्टडी करनी होगी। ठीक है, पांच चीजें यहाँ पे ऑप्शन में दी गई हैं। पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगला है इनकम टैक्स रूल 1962, अगला है नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर एंड क्लासिफिकेशन जो इशू होता है टाइम टू टाइम बाय सीबीडीटी। ठीक है, सीबीडीटी जो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन सर्कुलर वगैरह इशू करता है वो। अगला है जुडिशियल डिसीजन एंड नेक्स्ट इज कंपनी एक्ट 2013। ठीक, तो ये पांच आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनकम टैक्स प्रोसीजर को स्टडी करने के लिए इन पांचों में से किसकी स्टडी करनी होती है। ठीक, और आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, तो चलिए आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि देखिए इनकम टैक्स की अगर डीप स्टडी करनी है, इनकम टैक्स प्रोसीजर की डीप स्टडी करना है, उसे समझना है, तो कुछ चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहला क्या रिक्वायर्ड है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स की मेरे चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में ये इसका जिक्र बार बार हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 बेसिकली गवर्न करता है इनकम टैक्स इन इंडिया। इनकम टैक्स जो इंडिया में लिवाइड है उसको गवर्न करता है। और ये कब आया था? ये कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग द इनकम टैक्स प्रोसीजर। अगला क्या है? जो इनकम टैक्स रूल है 1962। तो इनकम टैक्स रूल 1962 ये कंसोलिडेट करता है जितने भी लॉ हैं। ठीक है, कंसोलिडेट यानी इसमें इकट्ठा जितने भी लॉ हैं रिलेटेड टू टैक्सेशन ऑफ इनकम एंड डोनेशन, ये सारे इसमें हैं इनकम टैक्स रूल 1962 में। ठीक है, तो इसकी भी जरूरत है। अगला क्या है? जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर, इनकम टैक्स प्रोसीजर को समझने के लिए और किसकी जरूरत है? जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर या क्लासिफिकेशन जो इशू करता है, कौन? सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीडीटी। तो सीबीडीटी को ये पावर दिया गया है कि ये रूल बनाता है। ठीक है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड रूल बनाने का जो पावर है ये सीबीडीटी के पास है। तो सीबीडीटी जो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन सर्कुलर वगैरह जो इशू करता है, इसकी भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द इनकम टैक्स प्रोसीजर। और इसके साथ ही जो जुडिशियल डिसीजंस आते हैं, ठीक है, उनकी भी स्टडी, उनका भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है अगर समझना है इनकम टैक्स प्रोसीजर। ठीक है, और एक चीज़ और है, यहाँ पे कंपनी एक्ट का कोई रोल नहीं होता है। इनकम टैक्स प्रोसीजर समझने के लिए कंपनी एक्ट 2013 का कोई रोल नहीं है। तो इनकम टैक्स प्रोसीजर की अगर डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसको डीप समझना है, तो किस चीज़ की जरूरत है? एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962 एंड जो सीबीडीटी जो टाइम टू टाइम सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू करता है वो, एंड जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, तो इन चार चीजों की जरूरत है। तो अब मेरे ख्याल से समझ गए हैं यहाँ पे आंसर कौन सा सही है। ए बी सी डी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको मैच कराना है लिस्ट वन एंड लिस्ट टू की जो आइटम है इनको मैच कराना है। तो याद रखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, नेट के ही एग्जाम नहीं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो जरूर इसको करके जाइएगा। और यहाँ पे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो इवेंट्स दिए गए हैं वो चार इवेंट दिए गए हैं। पहला क्या है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। अगला है गार्ट एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट इज मल्टी फाइबर अग्रीमेंट। अगला है डब्ल्यूटीओ रिप्लेस गार्ट। ठीक है, तो ये चार इवेंट्स आपको दिए गए हैं और आपको बताना है ईयर्स, इनके ईयर बताने हैं। तो ये चीज़ आप तभी बता पाएंगे जब आपको इन चार इवेंट के बारे में पता होगा, तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको मैं इन चार इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। इसी को कहा गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इसी को कहा गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्यों ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहा गया था, क्योंकि ये ब्रेटन वुड नाम की जगह पे हुआ था। ठीक है, यूएसए में ब्रेटन वुड नाम की जगह है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, एंड इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था टू रेगुलेट द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब से कब तक हुआ था, 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, तो तब जाके वर्ल्ड वॉर सेकेंड फिनिश हुई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड जब हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड होने के कगार पे था, तब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड में हुई थी, यूएसए में। तो इसी को कहा गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और इसका पर्पस क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा मॉनेटरी सिस्टम है, फाइनेंशियल ऑर्डर है, जो पूरा चरमरा गया था, उसको फिर से ठीक करना, उसको रेगुलेट करना, ये पर्पस था इस कॉन्फ्रेंस का। इसमें अग्रीमेंट किया गया था, ये जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है इसमें अग्रीमेंट किया गया था टू सेट अप ये जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अग्रीमेंट किया गया था टू सेट अप टू क्या लीजिए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, दो बहुत बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इस कॉन्फ्रेंस के तहत अग्रीमेंट हुए थे कि सेटअप किए जाएंगे। ठीक है, वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे, एक था आपका वर्ल्ड बैंक और एक था आईएमएफ, जिसका नाम आप जानते होंगे, काफी सुना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये दोनों को कहा जाता है दीज आर द ब्रेटन वुड ट्विन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ल्ड बैंक है एंड ये जो आईएमएफ है ना, इनको कहा जाता है ये जो है ब्रेटन वुड के ट्विन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी के तहत अग्रीमेंट हुआ था और ये तय किया गया था कि दो ऑर्गेनाइजेशन, दो बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ये सेटअप किए जाएंगे, और वो सेटअप किए गए, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफी कुछ मैंने बता दिया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो आप मैच कर सकते हैं। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1944 में। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1944 में। इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब एंड होने पे थी, तब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होने पे थी, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब तक चली थी, 1945 तक, तो यानी 44 के आसपास हुई थी। तो ये किससे मैच होगा, ये होगा थर्ड से मैच। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, गार्ट इस्टेब्लिशमेंट। अगला क्या है, गार्ट इस्टेब्लिशमेंट। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है ये गार्ट है क्या, GATT, व्हाट इज GATT। तो GATT इज जर्नल अग्रीमेंट जर्नल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, गार्ट क्या है, गार्ट इज द जर्नल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ एंड ट्रेड से रिलेटेड जो है, दिस इज द जर्नल अग्रीमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है, इट्स अ जर्नल अग्रीमेंट रिलेटेड विद टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये जो गार्ट है, एक चीज इससे याद रखिएगा, ये जो गार्ट एस्टेब्लिशमेंट या जो गार्ट का अग्रीमेंट हुआ था, ये हमारा इंडिया के इंडिपेंडेंस के आसपास हुआ था। ठीक है, तो इंडिया का इंडिपेंडेंस कब हुआ था, 1947 में हुआ था ना, उसके बाद ही ये गार्ट एग्रीमेंट हुआ था, यानी 1948 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो गार्ट जर्नल जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ये कब साइन हुआ था, ये साइन हुआ था, वैसे ये साइन हुआ था अक्टूबर 30
अक्टूबर 30 1947 में ये साइन हुआ था। ठीक है, इसमें 23 कंट्रीज थी जिन्होंने एक लीगल अग्रीमेंट किया था। 23 कंट्रीज थी जिन्होंने आपस में लीगल अग्रीमेंट किया था टू मिनिमाइज द बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, यानी क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन्स है, उसमें जो इतना टेरिफ लगा हुआ है, इतना ट्रेड बैरियर्स, जो इतने रुकावटें बैरियर्स लगे हुए हैं, जो टेरिफ इतना लगा हुआ है, उसको मिनिमाइज किया जाएगा, ये इसका पर्पस था। ठीक है, जो कोटाज लगे हुए हैं, कोटा मतलब लिमिट कि इतना ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कोटाज लगे हुए हैं, टेरिफ लगे हुए हैं, ठीक है, उन सबको क्या किया जाएगा, मिनिमाइज किया जाएगा, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली हो सके। ठीक, तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए, फिर से इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए ये गार्ड एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये अग्रीमेंट हुआ था 23 कंट्रीज के बीच में। एंड आज इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। आज इसमें 120 प्लस कंट्रीज गार्ड का पार्ट है। ठीक है, तो ये किससे मैच हुआ, ये हुआ 1948 फर्स्ट से मैच हुआ। नेक्स्ट क्या है, एमएफए। नेक्स्ट इज एमएफए, मल्टी फाइबर अग्रीमेंट। ठीक है, एमएफए मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, इसको एमएफए कहते हैं। एमएफए मल्टी फाइबर अग्रीमेंट। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट है। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट क्या है, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट है विच इज रिलेटेड विद क्लोथिंग। देखिए नाम क्या है, मल्टी फाइबर। मल्टी फाइबर इसका मतलब क्या है, ये वो अग्रीमेंट है विच इज रिलेटेड विद क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। ये वो अग्रीमेंट है जो किससे रिलेटेड है, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो एमएफए का अग्रीमेंट हुआ था, ये हुआ था 1974 में। ये 1974 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, ये एस्टैब्लिशमेंट मतलब ये अग्रीमेंट हुआ था, और इसके तहत जो है इम्पोज किया गया था कोटास। ठीक है, इसके तहत इम्पोज किया गया था कोटास। कोटा मतलब क्या है, एक लिमिट इम्पोज की गई थी कि कितना अमाउंट ऑफ क्लोथ या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, कितना जो टेक्सटाइल या जो क्लोथिंग है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, टू डेवलप्ड कंट्री। जो डेवलप्ड कंट्री को जो टेक्सटाइल एंड जो क्लोथिंग एक्सपोर्ट करता है, उसकी लिमिट तय की गई थी इसमें। ठीक है, एंड ये गाट एग्रीमेंट के ही अंडर में था। तो ये कब हुआ था, 1974 में। एंड लास्ट है डब्ल्यूटीओ। लास्ट क्या है, डब्ल्यूटीओ रिप्लेस गाट। कब डब्ल्यूटीओ ने गाट को रिप्लेस किया था। ठीक है, तो हम जानते हैं डब्ल्यूटीओ क्या है। डब्ल्यूटीओ क्या है, चलिए आज का क्विज है, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है, ये मुझे बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, मुझे बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ। मैंने सबका फुल फॉर्म बताया, आप मुझे डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो डब्ल्यूटीओ क्या है, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कई देशों की गवर्नमेंट इसकी मेंबर है डब्ल्यूटीओ की। तो डब्ल्यूटीओ इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो क्या रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये क्या रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को। और इसने अपना ऑपरेशन कब शुरू किया, डब्ल्यूटीओ कब एस्टैब्लिश हुआ, 1995 में। तो जब ये एस्टैब्लिश हुआ तब इसने गार्ड को रिप्लेस किया। पहले था गार्ड, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, पर बाद में आया डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ कब आया, 1995 में। ठीक है, तो इसने तब रिप्लेस किया गार्ड को। ठीक है, एंड डब्ल्यूटीओ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ठीक है, एंड बात करें ग्लोबल ट्रेड का, तो ग्लोबल ट्रेड के 98% जो ट्रेड है वो डब्ल्यूटीओ के थ्रू होते हैं। ठीक है, वो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स का होता है। ठीक, तो अब मैंने सारे ही आपको मैचिंग बता दिया है। ए किससे मैच हो रहा है, ए मैच हो रहा है 3 से। यानी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1944 में। गार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था उसके आसपास, यही 1948। मल्टी फाइबर अग्रीमेंट कब हुआ था, 1974 में हुआ था। डब्ल्यूटीओ ने कब गार्ड को रिप्लेस किया था, जब डब्ल्यूटीओ स्टैब्लिश हुआ था, यानी 1995। यानी यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, एक बार देख लीजिएगा, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास में कवर कर चुकी हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, 650 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट सारे सब्जेक्ट की मैंने बनाई हुई है, और मेरे दोनों ही चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।
ठीक है। एंड गूगल प्ले स्टोर पे मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको नोट्स वगैरह मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस है उनके नोट्स चाहिए तो। ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।